नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। दहेज हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था जारी की है। यानी अब किसी विवाहिता की मौत से पहले पता चलता है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा तो अब ससुराल वालों का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब हत्या का मामला चलेगा। इसके लिए उन्होंने जो गाइडलाइन जो जारी की है उसके तहत जो पहले 304B लगती थी, यानी बिफोर को जो पढ़ा जाता था, अब उसको 304B को इमीडिएट बिफोर पढ़ा जाएगा। बहुत अच्छा फैसला है और इसी पर हमारा जो आज का जो खास प्रोग्राम है कि अब ससुराल वालों का बचना होगा मुश्किल, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है अर्चना गोयल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार। अच्छा जी, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नई व्यवस्था जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब अगर किसी विवाहिता की मौत हो जाती है और यह पता चलता है कि उसकी मौत की वजह दहेज प्रताड़ना है तो कहीं ना कहीं अब हत्या का मामला चलेगा। तो क्या कहेंगे इस नए आदेश को लेकर आप? नमस्कार सर। आज सर हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में दहेज मृत्यु से संबंधित प्रावधान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी महिला की मृत्यु किसी दाह, शरारत, क्षति द्वारा उसकी शादी के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अनहत्या हो जाती है और यह दर्शित होता है कि उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व उसके पति या पति के नातेदार द्वारा दहेज की मांग की गई या इस संबंध में उसके साथ क्रूरता या उसे तंग किया गया था, वहाँ ऐसी मृत्यु तो दहेज मृत्यु कहा जाता है। अभी हाल ही में हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय ने सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में दहेज मृत्यु से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिए गए और उन्होंने इस धारा में ये जो शब्द है ना, मृत्यु से कुछ पूर्व शब्द की विस्तृत व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है कि मृत्यु से कुछ पूर्व अर्थात सून बिफोर हर डेथ का आशय यह नहीं कि जो दहेज की मांग है उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व की गई हो, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट है उसे अपने निर्णय देने से पहले या जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट बनाने से पहले उसकी मृत्यु और दहेज की मांग का जो लिंग है उसे देखना चाहिए। क्या ऐसी कोई मांग उसकी मृत्यु से पूर्व उसके पति या नातेदार द्वारा उससे की गई थी जिससे तंग आके उसने आत्महत्या की, या उसी मांग को लेकर उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या करी। अर्चना जी, अगर हम देखें तो दहेज प्रताड़ना के मामले में जिस तरीके से इस कानून का जो मिसयूज हो रहा था वो बहुत ही चिंता का विषय था, क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आ रहे थे जिसमें सीधे से लगता था कि महिलाएं जो अपने पति को या अपने ससुराल वालों को फंसाने के लिए ये पूरा प्रपंच रचती हैं। कई ऐसे मामले सामने भी आए थे। उसके बाद भी कई जाके सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, तमाम कोर्ट्स ने ये कह दिया कि इस मामले के लिए एक नई गाइडलाइन तैयार कर दी। अब गाइडलाइन तो आ गई जिसमें कहीं ना कहीं जो दहेज हत्या के जो जेन्युइन जो मामले होते थे वो बढ़ने लगे और खासकर जो जेन्युइन महिलाएं थी कहीं ना कहीं वो इन कह सकते इन कानूनों के आड़ में वो पिसने लगी। कई ऐसे मामले आए जिसमें जेन्युइन केस होते थे, लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस एक ही चश्मे से सबको देखती थी, जांच होती थी। और दहेज हत्या के मामले में, दहेज प्रताड़ना के मामले में आपको पता है कि जहां पैसा जाएगा उसमें कहीं ना कहीं जो पक्ष जिसका भारी होगा पुलिस उसकी सुनती है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, तमाम कोर्ट्स के ऑर्डर थे, लेकिन ये बड़ा चिंता का विषय है कि जिस तरीके से इस कानून का जो मिसयूज हो रहा था और खासकर जो जेन्युइन महिलाएं जो सफर कर रही थी, तो क्या अर्चना जी ये बात मानेंगी तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही चिंता का विषय है? सर, ये संदर्भ में ये कहना कि महिला के साथ कोई गलत ना हो या इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और इस दुरुपयोग के कारण बहुत जो महिलाएं जो इनसे हो रही हैं वो जो वास्तव में पीड़ित हैं वो हो रही हैं, ये सही है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन इसलिए हमारी उच्चतम न्यायालय भी इस पे समय समय पे अपने निर्णय देती है और गाइडलाइन दे रही है और उसने कहा दिए भी हैं। अभी हाल में उन्होंने जो गाइडलाइन दे रखी है उसके अनुसार ये कहा गया है कि जो यदि कोई महिला दहेज से संबंधित अपनी कोई शिकायत पुलिस थाने में देती है तो जो पुलिस अधिकारी है तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उसके पति को अरेस्ट नहीं करेगा, बल्कि इस संदर्भ में एक कमेटी है, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जब पुलिस अधिकारी को देगी तो वो पुलिस अधिकारी उस कमेटी के आधार पर ही अपनी कार्रवाई करेगा।
अब यहाँ पे जो ये कमेटी है, इसमें कमेटी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। उसे जब यहाँ पे उसे इस कमेटी में जब वो दोनों पक्षों को सुनती है और कार्रवाई करती है, तो उसे पक्षपातपूर्ण करना चाहिए और दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। क्या वे महिला के साथ वास्तव में कोई दहेज की मांग की जा रही है और उसे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, या वह महिला अपनी किसी रंजिश या बदला लेने की नियत से अपने पति पक्ष को परेशान कर रही है। तो उससे वहाँ पे जो कमेटी है उसको ये देखना चाहिए, उसे अपने विवेक का ध्यान लगाना के अनुसार ही अपनी रिपोर्ट बनानी चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा कुछ उस महिला के साथ हो रहा है? यदि वहाँ पे हो रहा है तो वह अपनी रिपोर्ट में लिखे और उसी के आधार पे वह पुलिस को अपनी रिपोर्ट बना के दे और पुलिस उसी आधार पे अपनी जांच करे और उस महिला की उस शिकायत पे कार्रवाई करते हुए आगे न्यायालय में पेश कर। चलिए अर्चना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी साझा की। तो ये था दहेज प्रताड़ना को लेकर हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हमने यही बताने की कोशिश की है आपको कि दहेज प्रताड़ना के मामले में जिस तरह से मिसयूज होता जा रहा था, मिसयूज हो रहा था, उससे कहीं ना कहीं जो जेन्युइन महिलाएं जिनके साथ वाकई दहेज प्रताड़ना के मामले होते हैं, जिनके साथ दहेज प्रताड़ना होती है, कहने को वो सफर कर रही थी और सफर आज भी करती हैं। क्योंकि जब ये मामले पुलिस के सामने जाते हैं तो पुलिस हमेशा से एक ही चश्मे से यानी संदेह की दृष्टि से उन मामलों को देखती है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि पुलिस जो है पतियों को गिरफ्तार नहीं करेगी, किसी जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक इस मामले में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं वो तमाम महिला भुगती जिनके साथ वाकई जेन्युइन केस होते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नई व्यवस्था दी है उसके तहत तो अब ये माना जा सकता है कि इस तरह के मामले के अंदर कहीं ना कहीं अब अगर किसी विवाहिता की मौत हो जाती है और ये पता चलता है कि उसकी मौत दहेज प्रताड़ना की वजह से हुई थी, तो शायद अब ससुराल वालों का बचना मुश्किल हो जाएगा, होना भी चाहिए। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो दहेज कानून का जो मिसयूज करती है उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आप जैसी महिलाओं की वजह से तमाम महिलाएं सफर करती हैं जिनके साथ तो वाकई दहेज प्रताड़ना होती है। क्योंकि वो जब शिकायत दर्ज करवाने जाती है तो पुलिस भी उनको संदेह की नजर से देखा जाता है, कानून भी उनको संदेह की नजर से देखता है। तो कहीं ना कहीं इन महिलाओं को लेकर, खासकर जो महिलाएं हैं वही महिलाएं एक दूसरी महिलाओं की दुश्मन बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को तभी रोका जा सकता, तभी बचा जा सकता है जब इन कानूनों का दुरुपयोग नहीं किया जाए, इन कानूनों का दुरुपयोग करने से बचा जाए। तो यह था हमारा खास प्रोग्राम। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।